तो आज की अब अंतिम हेडिंग क्या है? क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की, जिसका जो डाउट उठ रहा करें लिख दिया करिए, कमेंट लिख के छोड़ दिया करिए, हम बाद में लास्ट में उसका सब जवाब दे देंगे आपका। क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? असीमित शक्ति है। अब इस मुद्दे को समझना, ये मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस मुद्दे को समझने के लिए एकदम फुल कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कितना कंसंट्रेट हो जाए सर? उतना हो जाइए जब आपने बाहुबली देखा था और आपने देखा कि कोई एक व्यक्ति किसी एक महिला की इज्जत पे हाथ डाल रहा था और किसी ने उसकी अंगुली काट दी, और तब जब बाहुबली पहुंचता है और कहता है कि औरतों की इज्जत पर हाथ डालने वालों की उंगली नहीं काटी जाती, काटा जाता है उसका गला, और गला काट देने के बाद और आपकी आंखें तनी की तनी रह गई और आपने बगल वाले को थिएटर में कहा एकदम शांत रहो, कुछ बोलना नहीं, एक भी सेकंड हमारी पलक झपकने नहीं चाहिए। अब मुझे समझना है ये क्या कर दिया बाहुबली ने। जितना कंसंट्रेशन तब हुए थे उतना कंसंट्रेट अब आपको होना है, तब आपको इस मुद्दे को समझ पाएंगे कि क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है या नहीं। ये मेंस का सवाल है, आईएएस में भी पूछा जाएगा और पीसीएस में भी पूछा जाएगा। मैं आधे घंटे का समय लूंगा और आधे घंटे में इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करूंगा कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे और क्या वास्तव में संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। क्या भारतीय संसद संविधान में को किसी भी सीमा तक संशोधित कर सकती है या उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध है। इस पूरी कहानी को मैं स्टोरी के रूप में समझाता हूं आपको। जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तब अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई। संशोधन करने की शक्ति दी गई। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। संसद जो है संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। संसद के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती, संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। यानी प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को बनकर संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया, उस संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई। और संसद को प्रारंभ में जब संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई या किसी भी प्रतिबंधों से मुक्त थी, ध्यान रखिएगा, यह किसी भी
प्रतिबंधों से मुक्त थी। यानी कि प्रारंभ में यह शक्ति लगभग असीमित थी। संसद के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि आप संशोधन इसमें नहीं कर सकते या किस सीमा तक कर सकते हैं। वह किसी भी प्रतिबंधों से मुक्त थी। यानी कि संविधान लागू होने के शुरुआती चरण में संसद संविधान में किसी भी हिस्से में किसी भी सीमा तक संशोधित करने की शक्ति रखती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हमें कोई शक्ति दी जाती है और उस शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, तब लोगों को एहसास होता है कि उस प्रयोग में कहाँ दिक्कत आ रही है। उस प्रयोग शक्ति का हमने मनमाना प्रयोग तो नहीं किया, उस शक्ति का हमने दुरुपयोग तो नहीं किया। और जैसे जैसे संविधान लागू होने के बाद देश आगे बढ़ा, तो 15-13 सालों में, 20 सालों में यह एहसास होने लगा कि संसद ने कई बार संविधान के ऐसे हिस्से को संशोधित करने का प्रयास किया जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ था, जो हमारे संविधान की मूल संरचना थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, आगे चल करके एक केस आता है 1973 में। आगे चल करके एक केस आता है 1973 में, जिसे कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। और इसी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कई बार विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछते हैं, सर व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यह संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक जीवंत, गतिशील, परिवर्तनशील और अनुकूलनशील संविधान का निर्माण किया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक स्थिर और रूढ़िवादी संविधान का निर्माण नहीं किया है, एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है ताकि वो भविष्य में आवश्यकता के अनुसार नए अधिकारों को शामिल कर सके, नए मुद्दों को शामिल कर सके, नए विचारों को शामिल कर सके और संविधान को जीवंत बना सके और उसे परिवर्तनशील बना सके। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी है। लेकिन ध्यान रहे, संविधान निर्माताओं ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है, नया संविधान लिखने की शक्ति नहीं दी है। संविधान निर्माताओं ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है, नया संविधान लिखने की शक्ति नहीं दी है। इसलिए संसद का महत्व संविधान निर्माताओं से अधिक नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम कहना यह चाहते हैं कि संसद निसंदेह रूप से आवश्यकता के अनुसार, जनता की मांगों के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार, आधुनिकता के दौर में संविधान के अंतर्गत नए प्रावधानों को जोड़ सकती है, नए प्रावधानों को शामिल कर सकती है, कुछ प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है, कुछ प्रावधानों को समाप्त कर सकती है, लेकिन वो नया संविधान नहीं लिख सकती है। यानी कि भारतीय संसद संविधान के उन हिस्से को नहीं बदल सकती जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है, जो हमारे संविधान का पिलर है, जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये सारी बातें एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। उन हिस्से को संसद परिवर्तित नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं समझें, हमारे दादा ने गांव में एक मकान बनाया जिसका मुंह उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है। उसके अंदर वॉशरूम घर के सबसे पीछे स्थान पर बनाया गया, सामने 2 पिलर लगाए गए,
बगल में बालकनी के ऊपर एक खिड़की लगाई गई और दादा ने कहा कि जाओ मेरे बेटों, मेरे नातियों, मेरे पोतों, कमाओ, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो और इस घर को समय के साथ साथ और सुंदर बनाना। आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें पीओपी कराना, आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें फॉर सीलिंग कराना, आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें रेलिंग लगवाना, आवश्यकता पड़े तो एक फ्लोर और बनवा लेना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसका पिलर मत तोड़ देना, इसका आधारभूत संरचना मत हिला देना। घर का दरवाजा अगर उत्तर की तरफ है तो उत्तर की तरफ ही रखना। अगर हमने घर के वॉशरूम को घर के सबसे पीछे हिस्से में बना दिया, उसको लाके किचन के बगल मत खड़ा कर देना, क्योंकि हमारा घर इस पिलर पर टिका हुआ है। और हां, ऐसा कोई परिवर्तन मत कर देना कि हमारा पिलर हिल जाए। उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के उस हिस्से को नहीं बदल सकती जो संविधान का मूल ढांचा है, सार तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। संसद ने कहा एक लिस्ट बनाकर दे दो, आपके संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या, किस पर टिका है आपका संविधान, क्या है संविधान का सार तत्व, क्या है संविधान का आधार स्तंभ, क्या है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। हम उसे नहीं टच करेंगे, हम वहां हथौड़ी नहीं मारेंगे, हम उसे संशोधित नहीं करेंगे, एक लिस्ट बना के दे दो। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम लिस्ट एक बार में नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमको भी नहीं पता है कि हमारा मकान किस पर टिका है। कहा कब तब कैसे बताएंगे कि आधारभूत ढांचा है, हम इसे न बदलें। कहा जब आप हथौड़ी चलाओगे, हथौड़ी मारने के बाद जब कंपन ना आएगा तो हम छू के बताओ हो पीछे हो जाओ, इससे तो मकान गिर जाएगा, इससे तो हमारा पिलर हिल रहा है, यहां मत चलाओ, यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है, उस समय में बताऊंगा। हम एक बार में नहीं बताएंगे कि क्या क्या संविधान का आधार स्तंभ है। जैसे जैसे आप हथौड़ी चलाते जाओगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा, पिलर हिल रहा है, इसे मत तोड़ो, इसे मत बदलो, कुछ और बदलाव करो। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब जब आप संविधान में संशोधन करोगे तब हम बता देंगे ये तो संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर, इसे आप संशोधित नहीं कर सकते। और हम समय के साथ साथ बताते रहेंगे, और जिसे जिसे हम संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर देंगे उसे फिर आप संविधान में संशोधन करके भी बदल नहीं सकते। तो संसद ने कहा इसका मतलब हमारे हर संशोधनों का परीक्षण करोगे? कहा हां, और परीक्षण करने के बाद यह तय करोगे कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं? कहा यस। और कहा जिसे बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दोगे भविष्य में उसे हम संविधान संशोधन करके भी बदल नहीं सकते? कहा यस। कहा यही तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह निर्णय कब आया? यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में आया। और यह निर्णय आते ही संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर पहली बार प्रतिबंध लगा। यानी कि शुरुआती चरण में आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो संसद के संशोधन की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। और पहला प्रतिबंध कब लगता है? और यह पहला प्रतिबंध कब लगता है? आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में 1973 में लगता है। अब संसद के संशोधन करने की शक्ति को न्यायपालिका ने क्या कर दिया? सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया, और कह दिया कि आपके संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, यह सीमित है। क्यों? क्योंकि आप संविधान के उन हिस्से को नहीं बदल सकते जो संविधान का मूल ढांचा है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। सर एक बात पूछना चाहते हैं, कमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने कमेंट में हटा दिया है, लेकिन एक बात तो पूछना चाह रहे हैं, मेरे मन में सवाल चल रहा था, मैं खुद सवाल करूंगा। यही तो मैं पढ़ाने की हमारी तरीका है कि आपके मन में जो सवाल है उसको हम महसूस कर रहे हैं, उसको हम पहचान रहे हैं कि सर थोड़ा बता दीजिए कि आज तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से हिस्से को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया है जिसे संसद संविधान में संशोधन करके नहीं बदल सकती। भारतीय संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र संविधान का मूल ढांचा है। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक व्यवस्था संविधान का मूल ढांचा है। भारत देश की संप्रभुता संविधान की मूल ढांचा है। भारतीय संविधान में विद्यमान समाजवादी तत्व संविधान का मूल ढांचा है। व्यक्ति की गरिमा संविधान का मूल ढांचा है। देश की एकता और अखंडता संविधान का मूल ढांचा है। विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण संविधान का मूल ढांचा है। संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान का मूल ढांचा है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग संविधान का मूल ढांचा है और इन मूल ढांचे को संसद अब भविष्य में संशोधन करके भी नहीं बदल सकती। और इन सबको न्यायपालिका ने क्या एक दिन में मूल ढांचा घोषित कर दिया? नहीं, 1973 से शुरू किया है तो 2014 तक अलग अलग मामलों में घोषित किया। कब कब किसे किसे मूल ढांचा घोषित किया है बताएंगे। कब? जब जूता चुराई का समय आएगा, जब मैं न्यायपालिका का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि किन किन केसेस में कौन कौन से मुद्दे को सब न्यायपालिका ने संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। हालांकि आज तक ये सारे मुद्दे संविधान के आधारभूत ढांचा है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है जिन्हें संसद संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती, जिन मुद्दों में संशोधन संसद नहीं कर सकती। और जब यह प्रतिबंध लग गया 1973 में, संसद उदास हो गई, बहुत निराश हो गई। हमारे पास तो कितनी अच्छी शक्ति थी, हम तो समझते थे असली संविधान निर्माता हम ही हैं, हम जब चाहेंगे संविधान में परिवर्तन कर देंगे। लेकिन आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया, हमारे संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। किसी एक व्यक्ति ने कहा एक तरीका है केशवानंद भारती केस के निर्णयों को समाप्त कर दो। कहा क्या 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 बोले? कहा केशवानंद भारती केस के निर्णय को ही समाप्त कर दो, एक तरीका है। कहा कौन सा तरीका है? कहा ये बताओ कि न्यायालय कब पता लगाती है कि ये आधारभूत ढांचा है या नहीं है। अरे कहा जो हम संशोधन करते हैं तो उसी संशोधन का न्यायालय परीक्षण करने लगी है और परीक्षण करने के बाद वो बता देती है कि ये मूल ढांचा है कि नहीं है, इसमें हमको संशोधन करना चाहिए या नहीं। का एक संशोधन करो, बता रहे तरीका हम बताते हैं। न्यायपालिका को हम कमजोर बना देंगे, हम आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का मतलब ही खत्म कर देंगे, हम केशवानंद भारती केस के निर्णय को समाप्त कर देंगे। एक तरीका है हमारे पास। लोगों ने कहा कौन सा तरीका? कहा संविधान में संशोधन कराओ। कहा कौन सा संशोधन कराए? कहा साल कौन सा चल रहा है? कहा 76। कहा कराओ 42वां संविधान संशोधन। और उसी समय संसद ने एक संशोधन कराया जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 कराया। कहा अनुच्छेद 368 में 2 नया खंड लिखो, हम कह रहे लिखो। और संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और 368 में नया खंड लिखा, 368(4) और 368(5). कहा इसमें लिखो। कहा क्या लिखे? कहा मैं बोल रहा हूं लिखो ना। कहा इसमें लिखो संसद द्वारा जब भी कोई संशोधन किया जाएगा, संसद द्वारा जब भी कोई संशोधन किया जाएगा, संसद द्वारा जब भी कोई संशोधन किया जाएगा न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकती। लिख दो, वहां खत्म करो पूरी कहानी। न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकती। यानी संसद जब भी कोई संविधान में संशोधन करेगी, न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि संसद के द्वारा किए गए संशोधनों का परीक्षण करे। और इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 368 के तहत 2 नए खंड जोड़े गए, 368(4) और 368(5). और उसमें लिख दिया गया कि जब कभी भी संसद के द्वारा कोई संशोधन किया जाएगा तो न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकती। कहा जाओ, हमने केशवानंद भारती केस के निर्णय को ही समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने अपना प्रतिबंध हटा दिया और अपने संशोधन करने की शक्ति को असीमित कर दिया। तो इस 42वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? केशवानंद भारती के निर्णय को समाप्त करना, केशवानंद भारती के निर्णय को समाप्त करना और अपने संशोधन की शक्ति को असीमित करना और अपने संशोधन की शक्ति को असीमित करना। और ऐसा करके कहीं ना कहीं संसद ने अपनी संशोधन करने की शक्ति को फिर से असीमित कर दिया और केशवानंद भारती केस के निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया। न्यायालय असमंजस में यह क्या हो गया? हमने तो कितना बढ़िया गेम खेला था आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से
हमने संसद के संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया था, लेकिन आखिरकार 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने अपनी शक्ति को फिर बढ़ा लिया और कह दिया कि भविष्य में हम तो इनके संशोधनों को जांच भी नहीं कर सकते। अब तो संविधान में लिखवा दिया, अब कैसे बदले इसको हम। तो किसी एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, एक चारा है हमारे पास, हम ऐसा दांव चलेंगे ना गीता फोगाट की तरह, एक बार में 4 पॉइंट आएगा, चारों खाने संसद चित्त हो जाएगी। कहा वो कौन सा दांव है? कहा बताता हूँ, वक्त आने दो, किसी मामले में जब हम कोई फैसला सुनाएंगे तो हम बताएंगे हमारा अगला दांव क्या है। और मैं आपको कमाल की बात ये थी कि आने वाले समय में एक केस आया 1980 में, जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स केस। ध्यान से देखिए, एक केस आया क्योंकि देखिए, कम से कम न्यायपालिका हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और संसद द्वारा जब भी कोई काम किया जाएगा उसका परीक्षण तो करेगी ही, भले ही संविधान में लिखा दिया है। जो 368 4 और 5 में लिखा गया है, अब इसको रद्द करने का तरीका ढूंढ रही न्यायपालिका। तो एक केस आया 1980 में, 1980 में और 1980 में जो केस आया उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स केस। उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स केस। उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स केस। इसमें 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। 42वें संविधान संशोधन की चुनौती दी गई। अब आपके मन में सवाल होगा, तो यही तो लिखा ही गया है ना कि हमारे संशोधन का परीक्षण नहीं करेंगे। अरे हम इस बात के लिए परीक्षण नहीं करेंगे कि वह मूल ढांचे को प्रभावित कर रही या नहीं, लेकिन संविधान का अंतिम व्याख्याकार न्यायपालिका तो है ही। किसी केस को, किसी संशोधन को चुनौती तो दी ही जा सकती है कि न्याय संसद द्वारा जो काम किया गया है, जो संशोधन किया गया वो ठीक है या नहीं। संसद ने सोचा हम जो कर देंगे न्यायालय उसका परीक्षण कर ही नहीं पाएगी, हमारे इस संशोधन का भी परीक्षण नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यह संसद की भूल थी और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में 42वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और 368 4 और 368 5 को जो जोड़ा गया था, इसका परीक्षण किया गया, यह ठीक है या नहीं ठीक है। और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहां आ चुका था? केशवानंद भारती केस में आ गया था और तब तक कुछ मुद्दों को आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया था और जिसे जिसे न्यायपालिका आधारभूत ढांचा घोषित कर देगी उसे तो अब संसद नहीं परिवर्तित कर सकती है। लेकिन वो चाह रही थी हमारे आगे के संशोधनों को परीक्षण न्यायपालिका न करे। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में एक ऐसा गेम खेला न्यायपालिका ने कि संसद की सारी रणनीति फेल हो गई। मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका ने कहा कि संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, संसद की, ध्यान से सुनिएगा, संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, लिमिटेड पावर संविधान का मूल ढांचा है। जाओ तुम्हारा खेल ही खत्म, जाओ तुम्हारा खेल ही खत्म। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि संसद की संविधान में संशोधन करने की लिमिटेड पावर संविधान का मूल ढांचा है और हमने केशवानंद भारती केस में ही आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ला दिया और मैंने कह दिया है पहले ही, जिसे हम संविधान का मूल ढांचा घोषित कर देंगे वो अवैध माना जाएगा। ऐसे किसी भी संशोधन को हम रद्द कर देंगे। हमने रद्द करने की शक्ति प्राप्त कर ली और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 368 के तहत जो 4 और 5 को जोड़ा गया था, इससे क्या किया था? इसके माध्यम से संसद ने अपने संशोधन करने की शक्ति को असीमित कर लिया था। और मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका क्या कह रही है कि संसद की संविधान में संशोधन करने की लिमिटेड पावर संविधान का मूल ढांचा है और जो संविधान के मूल भावना के, मूल ढांचे के, सार तत्व के, बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत होगी। हम ऐसे किसी भी संशोधन को जो पहले भी किया जा चुका है हम रद्द कर सकते हैं। और इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसके माध्यम से संसद ने अपने संशोधन करने की शक्ति का विस्तार किया था।
और यह संविधान का मूल ढांचा घोषित हो गया। इसका मतलब है कि आपने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से गेम खेल के यह कर लिया कि अपने संशोधन करने की शक्ति का विस्तार कर लिया, लेकिन हमने आपके संशोधन करने की सीमित शक्ति को मूल ढांचा घोषित कर दिया। और इस आधार पर मैंने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 368 में जो खंड 4 और 5 को जोड़ा गया उसको रद्द कर दिया। यानी कि भविष्य में अब आप संविधान में संशोधन करके भी अपने संशोधन की शक्ति का विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मिनर्वा मिल्स केस में आपके संशोधन करने की लिमिटेड पावर को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया। और हमने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में पहले ही कह दिया है, जो संविधान का मूल ढांचा हम घोषित कर देंगे उसे आप संविधान में संशोधन करके भी अब नहीं बदल सकते। और इस प्रकार से अस्थायी रूप से 1980 में संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया। तो आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करके निष्कर्ष लिखिए और समाप्त करिए आज का सेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान स्थिति फिर क्या है, आज की स्थिति क्या है। अगर आज हमें अब इस पूरी कहानी को लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्या संसद संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति रखती है, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान स्थिति क्या है? यदि वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो संसद वर्तमान में संविधान के सभी भागों को प्रस्तावना और मूल अधिकार सहित किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखती है। किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखती है। संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन वह संविधान के ऐसे हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती, ऐसे हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती, ऐसे हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती, ऐसे हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान का मूल ढांचा है, जो संविधान का मूल ढांचा है, सार तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा। सब एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। ये आधारभूत ढांचा है। ये चारों बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। और ये संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है और ये संशोधन करने की जो शक्ति है, इसके माध्यम से क्या है हम निष्कर्ष में लिखेंगे, यानी कि संसद के पास वर्तमान में ये शक्ति है, वह संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, इवन प्रस्तावना और मूल अधिकारों में भी। लेकिन ऐसे हिस्से को वह संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अतः संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं। सीमित है, असीमित नहीं। और संसद के संशोधन करने की यह सीमित शक्ति संविधान का मूल ढांचा भी है, जिसे संसद भविष्य में संविधान संशोधन करके भी नहीं बदल सकती। और भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश के भीतर संविधान को संरक्षित करने के लिए, विधि के शासन को बनाए रखने के लिए ये उचित ही है। तो ये है वर्तमान स्थिति।
कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखती है, प्रस्तावना और मूल अधिकार सहित, लेकिन संसद संविधान के ऐसे हिस्से को नहीं बदल सकती जो संविधान का मूल ढांचा है। यानी कि वर्तमान में संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं। और संसद के संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति मिनर्वा मिल्स केस में न्यायपालिका ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया। अतः संसद भविष्य में भी अपने संशोधन करने की शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मूल ढांचा घोषित हो चुका है। और भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश में विधि के शासन को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था शायद उचित ही है। कंप्लीट, ये थी पूरी कहानी। अब हमने पूरा आंसर इसका तैयार कर लिया कि क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति रखती है या सीमित शक्ति। अब कमेंट दिखाइए विद्यार्थियों का, और सभी विद्यार्थी जितने लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई। अब आपको ये पूरी कहानी क्लियर हो गई कि कैसे लड़ाई शुरू हुई 1950 से और कैसे समाप्त हुई 18 जनवरी 2025 को, और वर्तमान में संसद किस सीमा तक संशोधन कर सकती है, अलग अलग समय पर क्या विवाद हुआ और इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया। सारे विद्यार्थी अब कमेंट करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है या नहीं, रखती है तो किन किन हिस्सों में रखती है, और ये संशोधन करने की शक्ति लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है या ये किसी भी प्रतिबंधों से मुक्त है। ये पूरा सेशन आप लोगों को कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी ज़रूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीछे आप थंबनेल देख रहे हैं, अभी उत्कर्ष के सभी ऐप पर चल रहा है तिरंगा महोत्सव, और तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत आपको 23 से 28 जनवरी तक सभी कोर्सेज पर आपको भारी छूट मिल रही है। और ध्यान रखिएगा, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष बुकशाला के सभी पुस्तकों पर 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि जो 5500 रुपये की जो पुस्तकें आपकी थी, अभी आपको ऑफर में वह 2200 रुपये की प्राप्त हो रही। इन सब के अलावा यूपीपीसीएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं, चाहे यूपीएससी यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच हो, चाहे यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, चाहे अर्जुन 4.0 बैच हो, चाहे आरओ फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, चाहे यूपीपीसीएस मेंस बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो, चाहे आपका आंसर राइटिंग बैच हो, या फिर आपका जो 23 जनवरी से एमसीक्यूज बैच स्टार्ट हुआ वो हो, सभी कोर्सेज पर आपको भारी छूट मिल रही है। लेकिन ये ऑफर सीमित समय तक के लिए है, केवल 23 जनवरी से 28 जनवरी तक। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कमी और अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार आप किसी भी बैच के साथ जुड़कर उत्कर्ष के शिक्षकों के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है कि आप लोग अपने फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।